हमारे ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रुन्नी सैदपुर में हर शनिवार को विविध गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को 4 अलग अलग सदनों में विभाजित किया गया है ताकि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और नई कौशल सीखने का अवसर मिल सके। आज की प्रार्थना सभा में हमारे विद्यालय के निदेशक श्री रामभद्र काका जी सबसे पहले आप सभी को आज होने वाली गतिविधियों की रूपरेखा बताएंगे। इसके बाद वे आज पढ़े गए गीता के श्लोक की सरल और प्रेरणादायक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की एक नई दिशा देता है और आज की गतिविधियां आपके व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। आइए शुरू करते हैं। ताकि गीता पाठ की सार्थकता हम सबों के लिए सिद्ध हो। मेरा विनम्र निवेदन अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से है कि गीता की पुस्तिका सिर्फ बच्चों के पास नहीं, हमारे पास भी अगर हो, प्रार्थना सभा में जब उसकी पुनरावृत्ति हो तो शुद्ध उच्चारण हो और उसके अर्थ की व्याख्या वर्ग में भी हम करें। वर्ग शिक्षक के पास वर्गारंभ के समय भी समय होता है अतिरिक्त, तथा 0 आवर भी होता है। यह समय उनके पास होता है अपने बच्चों के लिए, किसी अन्य काम के लिए नहीं, पाठ्यक्रम के लिए नहीं, सिलेबस के लिए नहीं, बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए। बच्चों का व्यक्तित्व जितना विकसित होगा, बच्चों का विकास उतना अधिक होगा। कुंठित व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और बच्चों का व्यक्तित्व तब विकसित होगा जब हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा। श्लोक संख्या 63 है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम निर्माण के लिए चले हैं। बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। समाज का निर्माण, समाज में नई चेतना का संचार और माध्यम है हमारे बच्चे। हम जब तक नई चेतना से सिंचित ना होंगे तब तक हम अपने बच्चों को सिंचित नहीं कर सकते। हमें जब क्रोध आता है, इस श्लोक में बताया गया है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, अर्थात क्रोध मूढ़ता का की अभिव्यक्ति है। अर्थात जब हम क्रुद्ध होते हैं, हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, हम मूढ़ हो जाते हैं और जब सोचने की क्षमता हमारी क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हमारे भीतर भ्रम पैदा होता है। भ्रम का अर्थ होता है बुद्धि का नाश। हम क्या करें और क्या नहीं करें, इस पर विचार करने की क्षमता खो देते हैं क्रोध की अवस्था में। एक बार फिर मैं शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह करूंगा कि वे मेरी बात ध्यान से सुने और बच्चों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। बातें नहीं करें, प्रेरित करें। मेरी बातें जो असंगत हों उसके लिए सभी शिक्षक शिक्षिका और बच्चे स्वतंत्र हैं, कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं कि आपने प्रार्थना सभा में जो यह बात की वह निरर्थक है, या वह बात नहीं होनी चाहिए थी, या ऐसी होनी चाहिए थी। तो क्रोध हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और जब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भले ही हमारा शरीर रहे लेकिन हम नष्ट हो जाते हैं, हमारे भीतर कुछ नहीं बचता, क्योंकि हमारा जीवन संचालित होता है हमारी बुद्धि से। राग द्वेष सब कुछ इसी की उत्पत्ति है, मूढ़ता की उत्पत्ति है राग और द्वेष। राग द्वेष का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी से लिप्त हैं। राग द्वेष का तात्पर्य होता है कि विद्यालय में हम आए, बच्चों को पढ़ाने आए हैं और मेरा बच्चा भी अगर पढ़ता है तो उसके प्रति अलग भाव है और अन्य बच्चों के प्रति अलग भाव है, या वर्ग में कुछ बच्चे हैं जिनके प्रति हमारा भाव दूसरा है, अन्य बच्चों के प्रति दूसरा भाव है।
सभी बच्चों के प्रति अगर समान भाव हमारे भीतर नहीं है तो हम राग और द्वेष से युक्त हैं। राग द्वेष से जो युक्त होता है व्यक्ति, उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती, और राग द्वेष से जब रहित हो जाते हैं हम, विद्यालय में आने के बाद बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, विषय वस्तु की व्याख्या के अलावा बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे संवार सकते हैं, इस पर जब हम स्वयं को केंद्रित कर लेते हैं, हमारा सारा दुख समाप्त हो जाता है। और इसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान का तात्पर्य आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं होता। ध्यान का तात्पर्य होता है कि जिस समय हम जो काम करते हैं उसमें तल्लीन हो जाएं। हम विद्यालय परिसर में सिर्फ बच्चे के होकर रहे, बच्चों के अलावा कोई भी बात हो जाए हम पर उसका प्रभाव न पड़े। और इसकी जांच समय के अनुसार होती है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई हमें कुछ कह देता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, अर्थात हम ध्यानस्थ नहीं हैं, बच्चों में लीन नहीं है, दूसरी परिस्थितियां हमें प्रभावित कर रही हैं। हमारा अंतःकरण अगर प्रसन्न नहीं है तो हम कर्मयोगी नहीं बन सकते। कर्मयोग का तात्पर्य यही होता है कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अपने को लीन कर दें, यही कर्मयोग कहलाता है। हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो पाती। हम अगर अपने को, जब हम घर में होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, तो उस भूमिका में हम आ जाएं। विद्यालय में होते हैं, शिक्षक होते हैं, बच्चों के मित्र होते हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे असंजत हैं उनको प्यार से हम ठीक कर सकते हैं। बच्चे असंजत हैं इसका तात्पर्य उन्हें भरपूर प्यार नहीं मिला, यह हमें समझना होगा। असंजत बच्चों के साथ असंजत व्यवहार कर हम उनको सही रास्ते पर नहीं ला सकते। ये बातें मैं बच्चों और शिक्षकों के साथ कर रहा हूं ताकि बच्चे भी इस बात को समझें। हमारी इंद्रियां अगर हमारी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं, मतलब हम कर्मयोग में रत नहीं हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सफल होने का सूत्र बतलाते हुए ये सारी बातें बतलाते हैं। आज का जो आपका श्लोक था कि ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति क्या होती है, यह बताया गया। वह कभी मोहित नहीं होता और इसी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर वह अपने जीवन को सफल करता है। तो ब्रह्म की स्थिति से का मतलब ईश्वर से कोई नाता रिश्ता इसका नहीं है। ब्रह्म की स्थिति का मतलब यही है कि जिस समय उससे धर्म को कोई मतलब नहीं है। गीता के श्लोकों में जो बातें की गई हैं उसका न हिंदू धर्म से मतलब है, न इस्लाम से मतलब है, न ईसाई से मतलब। उसका एकमात्र मतलब है मानव धर्म से। मानव जीवन कैसे सफल हो। अगर ब्रह्म है हमारा कार्य, हमारी जो जिम्मेदारी है, जहां उस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर हम करते हैं तो यह ब्रह्म की उपासना है। अन्यथा हम ब्रह्म से अलग हैं। ब्रह्म ऊर्जा है, ऊर्जा अविनाशी है, उसका रूपांतरण हम ना होने दें। हम जब शिक्षक के रूप में काम कर रहे होते हैं, बच्चों को प्यार और दुलार से पढ़ा रहे होते हैं और किसी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है तो हम ब्रह्म से दूर चले जाते हैं। हमारी आत्मा दिग्भ्रमित हो जाती है, हमारा मस्तिष्क विचलित हो जाता है। इससे स्वयं को बचाना होगा हमें, अगर हम सफल शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर हम सफल छात्र बनना चाहते हैं। एक शिक्षक हरदम एक छात्र अगर है तभी वह शिक्षण कार्य कर सकता है, और एक छात्र अगर हरदम एक शिक्षक है तभी वह सफल छात्र हो सकता है। छात्र और शिक्षक का संबंध अन्योन्याश्रय है, अन्योन्याश्रित है एक दूसरे से। दोनों में एक दूसरे विराजते हैं। बच्चों के भीतर हम बसते हैं, बच्चे हमारे भीतर बसते हैं। बच्चे अगर हमारे भीतर नहीं बसते हैं, सोते जागते बच्चों की छवि हमारे सामने नहीं आती है, किस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करोगे, सुधारना है, यह बात हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर बच्चों पर हम काम नहीं कर पाते हैं। जितना हमारी मेहनत बेकार चली जाती है, और जिस सफलता के लिए, जिस परिणाम के लिए हम काम करते हैं, वह परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं,
सामने हमारा 27-29 को हमारा साइंस एग्जीबिशन है। आज हमारा हाउस डे है। जिस उद्देश्य से हाउस की परिकल्पना की गई थी, हाउस आरंभ हुआ था। कहीं से बातचीत की आवाज आ रही है किसी वर्ग से, ध्यान दें, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके लिए बात कर रहा हूं। विद्यालय की कोई योजना अगर असफल होती है, उसके लिए संचालक सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। संचालक आपको संचालित करने के लिए है, आपसे वह संचालक है, उसका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है जब बच्चों के लिए कोई योजना हम बनाते हैं और उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाउस की गतिविधियां हमारे यहाँ ठप हैं। हाउस की गतिविधियों को हम संचालित नहीं कर पा रहे। हम बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा नहीं दे पा रहे। बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए हाउस की परिकल्पना की गई थी। हाउस की परिकल्पना सिर्फ एक दिन समय बर्बाद करने के लिए नहीं की गई थी। तो हाउस को कैसे व्यवस्थित करें, इसकी योजना आज हम बनाएंगे। अभी अपने सभी सहकर्मियों के साथ अभी हमारी सभा होगी, इसमें हाउस को हम कैसे संचालित करें इसके बारे में ठोस निर्णय हम लेंगे। बच्चों की भी कोई राय हो तो बच्चे दें। हाउस में सबसे बड़ी बाधा होती है जब बच्चे हाउस में व्यवस्थित होने लगते हैं, उस समय काफी समय हमारा व्यतीत हो जाता बच्चों को अरेंज करने में। दूसरी समस्या होती है योजना का अभाव हाउस में होता। योजना अगर होती है हमारे हाउस कैप्टन के पास तो वे कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, बच्चों का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता है। अभी मेरी बातचीत गुप्ता सर से हुई है और अभी हम टीचर्स मीटिंग करेंगे जिसमें हाउस की नई योजना हम बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। सामने हमारा साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन है। बच्चों का उत्साह जितना अच्छा होगा, अधिक होगा, हमारा एग्जीबिशन उतना ज्यादा अच्छा होगा। हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उसमें कोई बच्चा अगर चाहे कि हम भाग न लें, ऐसा नहीं चलेगा। हर वर्ग में बच्चों के ग्रुप बनाए जाएं, प्रोजेक्ट तय किए जाएं। विज्ञान शिक्षकों से और बच्चों से मैं यह आग्रह करूंगा कि वे ग्रुप बनाएं, परियोजना तय करें और परियोजना को नियत समय में पूरा कर एक अच्छा साइंस और आर्ट एग्जीबिशन हम करें। इसका उद्देश्य बच्चों को विकसित करना होता है। पढ़ाई वर्ग में जो हमने सीखा उसको प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करना है। हमारी प्रतिभा निखरती है, हमारी प्रतिभा को दिशा मिलती है, हमारी सोच बदलती है। कोई भी जब योजना हम बनाते हैं, उसे कार्यान्वित करते हैं, कार्यान्वयन में कहाँ कमी रह गई या इससे हम सीखते हैं कि और क्या करना चाहिए हमें और कितना अच्छा हम कर सकते हैं। अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। हमारे भीतर की प्रतिभा प्रस्फुटित होती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो साइंस और आर्ट एग्जीबिशन का यही उद्देश्य है। मैं बार बार बच्चों को कार्यक्रम के लिए बताने के क्रम में दुष्यंत कुमार का से उद्धृत करता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसके पहले का शेर है कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ज्ञान भारती एक हिमालय है और हिमालय का बर्फ पिघलता है और गंगा निकलती है। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो प्रतिभा है, हमारा जो यहाँ काम के प्रति हमारा समर्पण है, वह हमारी प्रतिभा रूपी बर्फ का पिघलना है। हम जो समाज को संदेश देते हैं, हम जो करते हैं, दुनिया वह करती है। ज्ञान भारती के बहुत सारे बच्चे आज बहुत सारी संस्थाओं के संचालक हैं। बहुत सारे बच्चे अपना स्कूल भी चला रहे हैं और काफी सफल हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो जहां काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनसे पूछा जाता है कि कहाँ तुमने यह शिक्षा ग्रहण की। जो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में का नेतृत्व करते थे, नेतृत्व की क्षमता का उनमें विकास हुआ और वे जहां भी ये लीडर हैं, चाहे किसी संस्था के छात्र हों या चाहे किसी संस्था में काम कर रहे हैं।
प्यारे बच्चों, आज हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा वह व्यक्तित्व जीवन भर हमारा साथ देता है। हमारे बहुत सारे सीनियर बच्चे पढ़ाई के अधिक के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना नहीं चाहते, उसे बेकार समय का अपव्यय समझते हैं, लेकिन एक पूरे मनोयोग से भाग लेकर देखें, उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। जब आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है तो दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं रह जाता। तो अभी हमारी सभा होगी शिक्षकों के साथ, जिसमें हम तय करेंगे, हम सभा करेंगे और हाउस कैसे संचालित करें यह तय करेंगे, और आज से ही मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं लागू करूं। बच्चों, हाउस की योजना को, हाउस के संदर्भ में अगर कोई सलाह हो तो बच्चे भी दे सकते हैं। हर बच्चे में नेतृत्व क्षमता का विकास हो, हमारी कोशिश यह है। हम नेता जिसको चुन लेते हैं वह सिर्फ नेता नहीं होगा, नेतृत्व की क्षमता हर बच्चे में होनी चाहिए। हर बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके परिवार के संचालन में। परिवार के मुखिया, उसके माता पिता ही परिवार को संचालित नहीं करते। बच्चों की भागीदारी अगर परिवार के संचालन में हो, बच्चे अगर माता पिता को सलाह दे सके, भले ही उनकी सलाह को इग्नोर किया जाए, एक बार दो बार नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन सलाह उनकी सार्थक होगी तो आज निकल उनके माता पिता को मानना पड़ेगा। इस तरह हम बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं विद्यालय के लिए, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं समाज के लिए, और हम बहुत महत्वपूर्ण हैं स्वयं के लिए। यह आत्मविश्वास जब हमारे भीतर पैदा हो जाता है, हमारे बहुत सारे बच्चे विद्यालय नहीं आते, हाउस के आज में क्यों जाए, उनको अपनी महत्ता का ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि विद्यालय में उनका कितना महत्व है। एक दिन में जब वे विद्यालय नहीं जाते हैं तो उनके संचालक और उनके शिक्षकों की क्या स्थिति होती है, कितना मन उनका पीड़ित होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। आपके प्रति हमारा प्यार है, यह हमारा स्वार्थ नहीं। स्वार्थ हमारा यह है कि हम अच्छे तभी कहलाएंगे जब हमारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, तो अभी शिक्षकों के साथ हमारी सभा होगी, जिसमें हम हाउस की गतिविधियों को सुनिश्चित करेंगे, कैसे हाउस करें, और हाउस की एक समुचित व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी आज से। दूसरी बात जो बच्चों से हमें करनी है वह साइंस और आर्ट एग्जीबिशन के संदर्भ में। अगर हमारा साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन सफल होता है, इसके बाद हमारी परीक्षा होगी। कल जो हमारा पीटीएम हुआ है या आज है, उसमें भारी परिवर्तन हम लाएंगे। हम हर दिन लिखते हैं कि हमने क्या क्या कमी है, तो कैसे उसको पूरा करना है, बच्चों को अच्छा लगेगा। और फिर आज बच्चे अगर ग्रुप बना लेते हैं, प्रोजेक्ट अपना तय कर लेते हैं विज्ञान शिक्षक के सहयोग से, और जिस बच्चे में जो प्रतिभा है उसको निखार कर बाहर लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं एग्जीबिशन में, तो तुरंत हमारा एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम होने वाला है। एनुअल स्पोर्ट्स और गेम कर सकेंगे। बच्चों, बड़े खेद के साथ मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष के साइंस एग्जीबिशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुआ है। पिछले वर्ष के साइंस एग्जीबिशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइंस एग्जीबिशन से पहले होगा। ज्यादा उम्मीद की मंडे को हम प्रार्थना सभा सुबह की करेंगे मंच के पास, और वहीं पिछले वर्ष के विज्ञान प्रदर्शनी और कला प्रदर्शनी का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। और इस वर्ष के विज्ञान प्रदर्शनी और कला प्रदर्शनी का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उसी दिन, जिस दिन हमारा समापन होगा, कार्यक्रम करके बच्चों को पुरस्कृत कर दिया जाएगा। हम 3 खंडों में करते हैं, हर दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो प्रदर्शन चुने जाएंगे, जो प्रोजेक्ट चुने जाएंगे, उनको उसी दिन पुरस्कृत कर दिया जाएगा। बच्चों, हम दुनिया को दिखलाने के लिए काम नहीं करते, हम अपने विकास के लिए काम करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, यह हमारा सिद्धांत है। और हम ही हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, यह आत्मविश्वास हमारे बच्चों के भीतर होना चाहिए। तो अभी हमारे जो बच्चों की सूची बनी हुई है, जिन बच्चों को जिस वर्ग में जाना है उस वर्ग में चले जाएं, और वर्ग को राष्ट्रगान के बाद बच्चे अपने वर्ग में चले जाएं और उस वर्ग को संचालित करें।
बच्चों से बातचीत करें, बच्चों को हाउस और